अरे लड़का तो शरीफ है हमारा, बस मोहल्ले के लड़कों ने बिगाड़ दिया है। इसका ब्याह करा दूंगी तो सुधर जाएगा। कोई लड़की बताओ जीजी, कम पढ़ी लिखी हो, चाहे कितनी भी गरीब हो, अपने ही घर के जोड़े में विदा कर लाऊंगी। लता जी ने नीलम जी से कहा। लता जी का बेटा नीरज था तो सिर्फ 21 बरस का, पर शायद ही ऐसा कोई ऐब होगा जो उसमें नहीं था। गली पड़ोस में जब भी कोई बेटे की शिकायत लेकर आता तो वो एक ना सुनती, बल्कि अपने बेटे की ही हिमायत करती थी। नीरज को एक दिन उसके दोस्तों के साथ पुलिस ने पकड़ लिया। जैसे तैसे करके लता जी ने छुड़वा तो लिया, पर उस दिन के बाद से वो थोड़ा सहम गई। ऐसे ही चलता रहा तो कल को कौन इसका रिश्ता करेगा? हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा? बेटा तो माँ की एक ना सुनता। लता जी मंदिर के पुजारी के पास पहुंची। बेटे की बुद्धि ठीक हो, इसके लिए ताबीज बनवाया। पुजारी जी ने कहा, गायत्री मंत्र का जाप करवाओ और बेटे को ब्याह दो, सुधर जाएगा। लता जी ने वहीं पल्लू को गांठ लगा ली। 6 महीने के अंदर लड़के का ब्याह करना ही है। लड़की की तलाश शुरू हुई। आसपास के लोगों को तो नीरज की हरकतों की सारी जानकारी थी, किसी ने रिश्ता नहीं बताया। अंत में लता जी की बहन नीलम ने रिश्ता बताया। लड़की की 4 बहनें थी और लड़की ने अभी 12वीं पास ही की थी। प्रिया पढ़ने में बहुत होशियार थी, पर पिताजी की आर्थिक स्थिति को देखते हुए आगे पढ़ाई न कर सकी और सिलाई करके माँ का हाथ बटाती थी। प्रिया के पिताजी को बेटी का ब्याह करने लायक खर्च भी लता जी ने ही दिया। शादी के वक्त भी नीरज शराब पीकर फेरों में बैठा था। प्रिया नीरज की ऐसी हालत देख अपने हालातों पर खूब रोई, पर उसकी सिसकियां सुनने वाला कोई न था। विदाई भी हो गई। लता जी के घर बहू की मुंह दिखाई के लिए पड़ोसन आई। लता जी बहू के साथ सट कर ही बैठी थी कि कहीं कोई बहू को नीरज के कारनामों के बारे में ना बता जाए। इतने में नीरज नशे में धुत होकर आया। बहू की मुंह दिखाई में आए पैसे उसने छीन लिए। लता जी उसे रोकती रह गई। नीरज ने मां को धक्का दिया और गिरा दिया। नई बहू के सामने ये अपमान देखकर लता जी तिलमिला गई और बहू को ही खरी खोटी सुनाई। तुम्हारी मां ने तुम्हें सिखाया नहीं अपने आदमी को कैसे बस में रखना है? प्रिया हैरान थी। जिस घर में आए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए, उनका 21 साल का बेटा उनके पास रहता है, तो मैं अपने बस में कैसे करूं? जब 21 साल से उनके बस में नहीं आया तो मेरे क्या आएगा? इतने में लता जी चिल्लाई, अब सोचती ही रहोगी या खड़ी होकर घर के कामों में भी लगोगी? प्रिया रसोई की रसम की तैयारियों में लग गई। इतने में कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। अंदर गई तो देखा नीरज बिस्तर से नीचे गिर पड़ा। प्रिया ने आवाज लगाई, माँ जी, ये गिर गए हैं, जल्दी आओ। लता जी दौड़ी हुई बेटे के कमरे में गई। बेटे की हालत देखकर रोते हुए बोली, अरे मेरा बेटा थक गया होगा, इस शादी ब्याह के झमेले में मेरा बेटा थक गया होगा। ऊपर से ये इसके दोस्त इतनी पिला दी इसे। अब बहुत तेरी जिम्मेदारी है, इसे अपने से ऐसे बांध के रख कि कहीं बाहर ही ना जाए। प्रिया बोली, माँ जी, लेकिन मैं कैसे? लता जी बोली, अरे आदमी की जात को तुम जानती हो ना, शराब से ज्यादा औरत का नशा होता है, तभी तो तुझे ब्याह कर लाई हूं, वरना इन आवारा लड़कों के साथ नुक्कड़ पर खड़ा होकर मोहल्ले की लड़कियों को परेशान करता था। लता जी को लगा बात बातों में कुछ ज्यादा ही कह गई। बहू को झिड़कते हुए बोली, अरे जा पानी ला, यहाँ जासूसी करने में लग गई। प्रिया को एक के बाद एक सदमे मिलते जा रहे थे। पहले पढ़ाई छूट गई, फिर माँ का आंचल भी, अब नई जिंदगी के सपने भी चकनाचूर हो गए। और जाने क्या, फिर भी पिता की गरीबी, बहनों की जिम्मेदारी उससे वो सब करवा रही थी जो उसने सोचा तक नहीं था। अगले दिन नीरज जब थोड़ा होश में आया तो माँ ने उससे कहा, जा बहू को थोड़ा शहर तक ले जा। वो भी तैयार होकर चला गया।
दोस्तों की ऊल जलूल बातें ही उसके मन में थी। प्रिया का हाथ जोर से दबाया और कहा, अब तुम मेरी हो, किसी और की तरफ देखना भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। प्रिया तो यूं ही जिंदा लाश सी बनती जा रही थी। अब कोई भी चीज उसे ना दुख दे रही थी और ना खुशी। नीरज ने घर आकर माँ से कहा, ये कैसी लड़की ब्याह लाई हो माँ, मुझसे बात तक नहीं करती, कहीं किसी और के साथ तो चक्कर नहीं है इसका। लता जी ने कहा, ना बेटा, बच्ची है, समझा दूंगी। प्रिया को लता जी ने यूं गुस्से भरी नजर से देखा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। लता जी बोली, तुम्हें मैं मेरे बेटे की खुशी के लिए ब्याह कर लाई हूं। जो औरत पति के दिल को नहीं भाती उसे दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिलता। प्रिया को घर की बहुत याद आती है, रो भी नहीं सकती थी, वरना नीरज कहता कि किसकी याद में डूबी हो। फिर घर में वही झगड़ा। कुछ महीने बाद लता जी को पता चला कि प्रिया एक उम्मीद से है। उन्होंने नीरज को प्रिया का ध्यान रखने को कहा। नीरज ने नशे में माँ की बात को अनसुना कर दिया। एक रोज प्रिया बेहोश होकर गिर पड़ी। हॉस्पिटल पहुंचे तो पता चला गर्भपात हो गया। उसके शरीर पर भी नाखूनों के निशान थे। डॉक्टर बोला, बेटा, तुम्हारी उम्र कितनी है? प्रिया बोली, जी 18 साल। डॉक्टर बोला, तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है क्या? प्रिया कुछ नहीं बोली, बस रोने लगी। डॉक्टर ने प्रिया की सासू माँ को बुलाया और सारा मामला बताया। लता जी बोली, अरे, ये गरीब घर की लड़की है डॉक्टर, कुछ खाया पिया नहीं है अच्छे से, शुरू से ही कमजोर थी। अब आपका कानून पति पर भी जबरदस्ती करने का केस करेगा क्या? डॉक्टर बोला, क्यों नहीं, पति पर भी केस हो सकता है। तुमने बहू की हालत देखी है, इतनी कम उम्र में इतनी पीड़ा। लता जी बोली, डॉक्टर साहब, ये तो नए जमाने के चोचले हैं। 16 साल की उम्र में मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। ये तो सारा दिन खुद ही रोती रहती है। इतना पैसा खर्च करके अपने बेटे का घर बसाया था, बेटा भी नहीं सुधरा और ये नई मुसीबत भी गले पड़ गई। डॉक्टर बोला, अगर आपका बेटा बिगड़ा हुआ है तो उसे किसी सुधार घर में भेजो। नशा, जुआ, सबका हल वहीं होगा। बहू लाने से बिगड़ा हुआ बेटा थोड़ी सुधरेगा। लता जी बोली, आप बस इलाज करो। लड़की की शादी उसके माँ बाप की मर्जी से हुई है, ये हमारे घर का मामला है। डॉक्टर बोला, लड़की के माँ बाप की मर्जी होगी, लड़की की तो नहीं थी ना। आप ज्यादा बहस करेंगी तो मुझे पुलिस से ही फैसला करवाना पड़ेगा। लता जी बोली, अच्छा, तो बहू ने कान भरे हैं आपके। ठीक है, भेज देती हूँ उसको आपके घर। अपने बेटे को दोबारा ब्याह लूंगी। प्रिया ने डॉक्टर को हाथ जोड़ के मिन्नतें की। मुझे कोई शिकायत नहीं, आप इस मामले से दूर रहें, बस मुझ पर इतना एहसान करें। डॉक्टर भी मजबूर थी, सिर्फ इतना ही कह पाई, अभी तुम बहुत कमजोर हो, अभी बच्चा पैदा करने के बारे में सोचोगी तो ना तुम बचोगी और ना बच्चा। प्रिया ने जाते हुए डॉक्टर को ऐसे देखा जैसे उसकी नजरें डॉक्टर को आखिरी बार अलविदा कह रही हूं। नीरज को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। लता जी ने बहुत समझाया, पर हमेशा की तरह उसने अनसुना किया। एक रोज नीरज जुआ खेलने के लिए प्रिया के गहने तक चुरा कर ले गया। लता जी ने रोका तो माँ को धक्का दिया। उनके सिर पर चोट लगी, पर नीरज चला गया। प्रिया ने दवाई लगाई, पट्टी बांधी। प्रिया को पता चला कि वो फिर से उम्मीद से है। लता जी ने कहा, अब तुम मेरे कमरे में सोना, मैं चोट का बहाना बना दूंगी। प्रिया को पहली बार इतने दिनों बाद लता जी में नीरज की माँ नहीं, एक औरत दिखी। नीरज शराब के नशे में आया, कमरे में पानी के लिए आवाज लगाई। लता जी पानी लेकर गई। नीरज बोला, वो कहाँ गई माँ? लता जी बोली, बेटा, उसकी तबीयत खराब है और मुझे भी चोट लगी है, आज वो मेरे पास सोएगी।
नीरज ने पानी का गिलास माँ की तरफ वापस फेंका। माँ के कमरे में गया। प्रिया पहले से सहमी हुई थी। प्रिया को धक्का दिया और वो पेट के बल गिर गई। लता जी ने उसे उठाया और नीरज को पीछे धकेला। हट पीछे, वो उम्मीद से है, मर जाएगी बेचारी। नीरज बोला, ये बच्चा मेरा नहीं है। लता जी ने उसके गाल पर जोरदार चांटा जड़ते हुए कहा, तेरी वजह से मैंने इस लड़की की जिंदगी खराब कर दी। इसका पाप तो मरकर भी नहीं छूटेगा। अब तू इसके चरित्र पर उंगली उठा रहा है। खोट तो तेरे चरित्र में है। नीरज ने माँ को पीछे धक्का दिया और प्रिया की तरफ बढ़ा। लता जी ने पूरी हिम्मत से उसे धक्का मारा। वो नशे में लड़खड़ा गया। लता जी ने उसे अंदर कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने नीरज को नशा मुक्ति केंद्र भेजा। फिर लता जी ने प्रिया से कहा, बेटी, मुझे माफ कर दे। तेरी अपराधी मैं हूं। मेरी गलती की कोई भी सजा दे, मुझे मंजूर है। तू कहेगी तो मैं तेरी दूसरी शादी करवा दूंगी। अब बस, बेटे के मुंह में और अपराध नहीं करूंगी। प्रिया बोली, माँ जी, गलती सिर्फ आपकी नहीं है। मेरे माता पिता ने अपनी गरीबी के चलते बिना जांच किए मेरी शादी कर दी। अब आप मेरे लिए कुछ करना चाहती हैं तो मैं आगे पढ़ना चाहूंगी। लता जी बोली, ठीक है, अब तेरी और तेरे बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मेरी। तू अब बहू नहीं, मेरी बेटी बनकर रहेगी। प्रिया को अपनी माँ मिल गई। दोनों गले मिलकर खूब रोई। गरीबी में बिना जांच किए विवाह में औरत के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता। औरत को ही औरत का सहारा बनने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना।